तो वर्क पावर एनर्जी में हम आज आगे बढ़ने लगे हैं। इससे पहले हम कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में यहाँ तक थे हम लोग, कंपैरिजन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, स्टॉपिंग डिस्टेंस वगैरह में ना बेटा, ये हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और ध्यान से सुनिएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी mgh डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक। और भी फॉर्मूले आगे आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन की जाती है। इलास्टिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर कोई हीट लॉस पैरा स्प्रिंग में नहीं हो रहा तो याद ये रखना है आपने। इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन शिफ्टिंग द बॉडी फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन टू द गिवन पोजीशन। तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर हमारे पास है, उसका वर्क डन निकालिए, उसके साथ माइनस लगा दो, दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या बेटा, डी यू या u2 माइनस u1, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे mg का क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स बेटा कंजर्वेटिव फोर्स है, किधर ऐड करता है, नीचे। mg नीचे ऐड कर रहा है और हम बॉडी को ऊपर डिस्प्लेस कर रहे हैं h हाइट से। यहां पोटेंशियल एनर्जी u1 कितना है, 0। u2 कितना हो जाएगा बेटा, mgh, यही ना। वर्क डन बाय लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, mg नीचे h ऊपर की डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 180। तो कितना आ गया वर्क डन, mg इंटू h इंटू कॉस 180, यही है ना बेटा। तो क्या आ गया, माइनस mgh। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास आया माइनस mgh, यह है बेटा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। माइनस wc क्या हो जाएगा, mgh। तो mgh किसके बराबर है, u2 माइनस u1 बेटा, यही तो बोला मैंने, और क्या बोला। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव ऑफ, आप सिंपल लैंग्वेज में ये नहीं लिखना तो ऐसे लिख सकते हो, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स is always equal to change in potential energy. du is equal to minus fdr, fdr क्या आ गया, work done by conservative force, minus fdr, minus of work done by conservative force equal to du। तो f कितना आ गया, माइनस du अपॉन dr, बस इतना लिखना है। ये नीचे मत नोट करने लग रहा है, मैंने बता दिया जो लिखना था आपने, ये नीचे वाला नहीं नोट करना आपने, बस du चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, fdr, तो f आ जाएगा माइनस du अपॉन dr। तो आपके पास अगर पोटेंशियल एनर्जी का कोई फॉर्मूला है तो माइनस du अपॉन dr आपको तो क्या देगा बेटा, माइनस du अपॉन dr आपको क्या देगा, फोर्स देगा, f इक्वल टू माइनस du अपॉन dr। du आ गया माइनस fdr, तो f आ गया माइनस du अपॉन dr के बराबर। क्वेश्चन नंबर 51 देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 51 देखें, उसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, और कितनी दी हुई है, a डिवाइड बाय x रेज़ पावर 12 माइनस b डिवाइड बाय x रेज़ पावर 6। और क्या बोलता है, द एटम्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। कब होंगे, कहता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्या कंडीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम की, f इक्विलिब्रियम का मतलब f0। तो f क्या होता है, du अपॉन dx, f होता है आपके पास माइनस du अपॉन dx, निकालोगे उसको जीरो डाल दोगे, मतलब इस एक्सप्रेशन को आपको डिफरेंशिएट करना है बस, और उसको जीरो डालना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो, आपको ये दिया गया था कि पोटेंशियल एनर्जी है a डिवाइड बाय x रेज़ पावर 12 माइनस b डिवाइड बाय x रेज़ पावर 6। आपने क्या करना है, f निकालना है, क्या होता है, माइनस du अपॉन dx होता है जी, ये निकालना है और इसको जीरो डाल देना है, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो f
माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। इसका असाइनमेंट में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये नीचे वाला लिखने मत लगे रहना, बस ये मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे, एफ इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर, या डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या मैं आगे चलूँ? इक्विलिब्रियम जब बोल दिया, चाहे स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल हो, नेट फोर्स जीरो। मैं समझाता हूँ क्या मतलब है। क्या मैं आगे चलूं? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलें आगे। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पहले बताया था, दोबारा बताने लगा हूं थोड़ा सा। बेटा पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, हाइट की वजह से, mgh जिसको बोलते थे। पर 9th तक आप mgh बोलते थे, अच्छा था। आप जानते हो 9th तक या 10th तक जो भी आपने पढ़ा वो इनकम्प्लीट था सारा। एडिशन इनकम्प्लीट थी, सब्ट्रैक्शन इनकम्प्लीट थी, मल्टीप्लिकेशन भी इनकम्प्लीट थी, तो फिर ये फॉर्मूले कैसे कंप्लीट होंगे? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी इनकम्प्लीट था, mgh नहीं होता, ये होता है mgh डिवाइड बाय 1 प्लस h अपॉन r। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh नहीं होता कि सरफेस ऑफ अर्थ से आप बॉडी को ऊपर उठा रहे तो mgh चेंज पोटेंशियल एनर्जी आएगा ना, mgh डिवाइडेड बाय 1 प्लस h अपॉन r, वेयर h इज हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एंड r इज रेडियस ऑफ अर्थ। r क्या होता है बेटा? रेडियस ऑफ अर्थ। इसका प्रूफ मैं दूंगा जब ग्रेविटेशन के चैप्टर में जाऊंगा ना, तो मुझे याद रहता है, वहां मैं प्रूफ दूंगा। तो अभी सिर्फ फॉर्मूला लिखना है आप लोगों ने कि सही फॉर्मूला आपके पास कौन सा है, mgh डिवाइड बाय 1 प्लस h अपॉन r। तो वहां गलत किया गया गलत तो नहीं बोलेंगे आधा किया, अधूरा किया। क्यों? इसलिए क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ इज बेटा कितना? 6400 किलोमीटर यार, बहुत बड़ा है। और हाइट, किसी बॉडी को कितना ऊंचा फेंक दोगे? 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। और h अगर बहुत छोटा है तो h अपॉन r कैन बी नेग्लेक्टेड, तो mgh ही बन जाएगा। h अगर बहुत छोटा है तो mgh ही बन जाएगा फॉर्मूला, लेकिन h बड़ा है तो नहीं बनेगा mgh। जैसे ये क्वेश्चन है, अ बॉडी इज रेज्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट h इक्वल टू r/3, फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब नहीं लगेगा mgh, क्योंकि mgh अगर आप लगाओगे तो mgr/3 आंसर है, जो गलत हो जाएगा। ऑप्शन में दिया होगा mgr/3, पर गलत है। आप क्या लगाओगे? mgr/3 डिवाइड बाय 1 प्लस h अपॉन r। h कितना? r/3 डिवाइड बाय r, r कैंसिल, कितना? 4/3 बना बेटा नीचे, ठीक है, 3 इंटू 4/3, mgr/4 आया आंसर, जबकि mgh से mgr/3 आ रहा था, जो कि गलत था। तो ऐसा नहीं है कि वो फॉर्मूला गलत था, अधूरा था वो फॉर्मूला। वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम सिर्फ तब when h is very small as compared to r। फिर आगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। F इक्वल टू के एक्स, हुक्स लॉ, ये वाली फोर्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या किया था? के एक्स डी एक्स, है ना बेटा। और इसको जब इंटीग्रेट किया तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ गया था, वो आ गया था हाफ के एक्स का, हाफ के एक्स का। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज क्या? एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी
बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं बेटा? लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, शेप हो गया। तो अगर लेंथ चेंज हो रही है तो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रही है तो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है। तो स्प्रिंग है तो उसकी लेंथ अगर बढ़ाओगे तो यू आर चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन, कंप्रेस करोगे तब भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हो, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी तो इन्वॉल्व होगी ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आगे बेटा? हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्मूथ सरफेस है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तू फोर्स लगाएगा तो लेके जा रहा है, फोर्स लगा रहा है ना, जाते हुए एफ डॉट एस, आते हुए फिर से एफ डॉट एस। हाँ, हीट की फॉर्म में वेस्ट होती है एनर्जी। जैसे जहाँ भी फ्रिक्शन होगी वहाँ जो टोटल इनिशियल एनर्जी है वो फाइनल एनर्जी के बराबर कभी नहीं होगी, क्योंकि फ्रिक्शन जो है हीट लॉस, हीट की फॉर्म में लॉस करवा देगी, फाइनल एनर्जी हमेशा कम मिलेगी। एनर्जी फिर वहाँ पे इक्वेशन क्या बनते हैं? इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू फाइनल एनर्जी। अब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो इनिशियल एनर्जी माइनस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू फाइनल एनर्जी। चलो बेटा आगे, पीछे का नोट किया? तुम दोनों आगे आ जाओ, जगह यहाँ पे, इधर आ जगह। जरूरी पीछे पीछे कुछ ना, तुम्हारा बस चले, तुमने टॉयलेट में बैठ जाना, जाके बोले यहीं सुना दो। क्या मैं आगे चलूं? तूने वहीं जाके बैठना, वहीं सुनेगा लेक्चर। एक ये भी जनरलाइज वर्क एनर्जी थ्योरम, ये भी नोट कर लो, क्योंकि एक क्वेश्चन था असाइनमेंट में, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे। तो टोटल वर्क डन क्या होता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और ये हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। टोटल वर्क डन ना बेटा, यही तो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, चाहे कंजर्वेटिव है चाहे नॉन कंजर्वेटिव है, यही तो होगा टोटल वर्क डन, चाहे स्यूडो है चाहे रियल है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कोई पूछे कि भाई क्या था वो क्वेश्चन, क्या था बेटा? कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना आएगा? डेल्टा के माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसा ना? कंजर्वेटिव का वर्क डन कितना होगा? तो कंजर्वेटिव का वर्क डन हमारे पास कितना आएगा, जरा देखते हैं। देखिए कंजर्वेटिव का वर्क डन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना आएगा? माइनस डेल्टा यू, है ना बेटा? माइनस चेंज इन, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये आपके ऑप्शन में है तो सही है। अदरवाइज आप ऐसा बोल सकते हो कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या आ गया बेटा? माइनस डेल्टा यू, यही है ना बेटा? तो आप माइनस डेल्टा यू आगे जाए तो क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। ये भी क्वेश्चन बन जाएगी, देखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या आ गया? माइनस डेल्टा यू, माइनस डेल्टा यू आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस डेल्टा डेल्टा यू ना बेटा? तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है तो हम उसको करेक्ट कर लेंगे। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स याद रखिएगा हमेशा माइनस डेल्टा यू के बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा।
क्यों रो रहा है बेटा? तू रो रहा है? समझ गए बेटा? वही रीअरेंज किया हमने इसको। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू डेल्टा यू। तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, इट इज वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। चलो आगे। वर्क डन इन पुलिंग द चेन अगेंस्ट ग्रेविटी। आपकी असाइनमेंट में ये भी एक प्रॉब्लम है कि कुछ ही लोगों ने पूछी, जिन लोगों ने 5-7 लोगों ने पूछी उन लोगों ने किया बेटा, बाकी लोगों को पूछने की फुर्सत नहीं है। तुम लोग एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हो? ओ बस में सुबह आ रहे हो 8 बजे? लगा रहे हो ना? तो देखना बेटा, हमारे पास एक चेन है और इसका मास है m, ठीक है बेटा? लेंथ है l, और आपसे कहा गया कि l बाय n जो लेंथ है वो हैंग कर रही है। l डिवाइड बाय n, जैसे आपके उस क्वेश्चन में था l/3 लेंथ हैंग कर रही है। n की वैल्यू 3 दी हुई थी आपके जो असाइनमेंट में प्रॉब्लम है, मैंने n ले लिया। अब कॉमन जनरल फॉर्मूला बन जाएगा, n4 होगा तब भी आंसर आ जाएगा, n3 होगा तब भी आ जाएगा। l/n, लेकिन मास तो यहां भी है बेटा, यहां भी है, यहां हर जगह मास है यार। तो आप ऐसा करोगे, सेंटर ऑफ मास पे सारा मास मान लो। सेंटर ऑफ मास बिल्कुल आधे पे होता है। ये l/n है ना बेटा, यहां से यहां तक, तो यहां से कितना आ जाएगा? l/2n, आधी लेंथ। l/2n पे आपने सारा मास मान लिया। l लेंथ का मास m था तो l/n का m/n हो जाएगा। तो मास आ गया m/n, हाइट आ गई बेटा कितनी? l/2n। कितना वर्क करना पड़ेगा ऊपर उठाने में? mgh, यही होता है ना बेटा। mg फोर्स लगानी है अपर डायरेक्शन में, h हाइट से ऊपर उठाना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट mgh। m की जगह क्या लिखूं? m/n। g, h की जगह क्या लिखूं? l/2n। क्या आ गया? mgl डिवाइड बाय 2n स्क्वायर। हमेशा ये आंसर होता है। चेन ऊपर उठानी है टेबल के ऊपर, l/n जब हैंग कर रही है उसका आंसर हमेशा ये आएगा, mgl डिवाइड बाय 2n स्क्वायर। यहां भी यही किया हो बेटा। वर्क डन इन पुलिंग द हैंगिंग पार्ट इज m इंटू g इंटू h, mgl बाय 2n स्क्वायर। अब n आपको क्या दिया था? 3 दिया था आपके जो असाइनमेंट में प्रॉब्लम है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 3 से 9, 2 18, mgl बाय 18 तुम्हारा mgl बाय 18 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो अगर चेन का कुछ पार्ट हैंग कर रहा है और आपसे कहा जाए कि उसको ऊपर उठाने के लिए वर्क डन फाइंड आउट करें, तो वर्क डन हमेशा यही आएगा। क्या मैं आगे चलूं? तू भी दांत निकालती रहा, कुछ नहीं कर रही तो आजकल, अब पूछ लेना पड़ रही है। मैं तेने टॉप किया हुआ है, बधाई दो इसको। बॉय को पेपर आ गया तुम्हारा, नीचे से टॉप कर रहा है। क्यों पढ़ता क्यों नहीं यार तू? है मैं कुछ भी नहीं, बायो में नहीं, बायो में तो सिर्फ आपको चीज़ों को बस क्राइम करना है उनको, और क्या करना है? समझने का काम नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का काम नहीं है, डिवीजन का काम नहीं है।
उसमें भी नंबर नहीं यार, बैठने से। चलो आगे। ये वही न्यूमेरिकल आ गया जो मैं थोड़ी देर पहले दिया था, तो यहाँ मैं रुक नहीं रहा हूँ। ये करो, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन एक्स प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग। ये मास एम है बेटा, यू वेलोसिटी से आगे की तरफ गया, ये सारा फ्रिक्शन वाला पाथ है, एल नॉट, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। जब यहाँ टकराएगा तो ब्लॉक यहाँ तक पहुंच जाएगा और एक्स डिस्टेंस आगे चला जाएगा और स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका होगा। ठीक है बेटा, स्प्रिंग यहाँ कंप्रेस हो चुका होगा एक्स डिस्टेंस से। आपको बताना है कि वो मैक्सिमम जो कंप्रेशन है वो कितना होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन प्रोड्यूस इन द फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग। हाथ खड़ा करें, कौन बताएगा? 1 2, चल बोल। लिखवा लिखवा, क्या लिखवा रही है? बोल। माइनस म्यू एम जी एल नॉट प्लस एक्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। आगे बस हो गया। तू तो किसी दिन खाएगी ना, इतने खाएगी पूछ मत। है मैं काम कर लगी हड़कड़ा करने फंसता होता नहीं है। तो बोलो क्या करें आगे? तो क्या लिखूं आगे? बिल्कुल इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। एक फोर्स आई भाई फ्रिक्शन की फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये फ्रिक्शन आ गई कितनी? म्यू एम जी। और यही वर्क करेगी, एम जी वर्क नहीं कर सकती क्योंकि एम जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल है। नॉर्मल एक्शन वर्क नहीं कर सकता, 90 डिग्री के एंगल पे है। वर्क कौन करेगी? म्यू एम जी। नेगेटिव वर्क करेगी लेकिन फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे। अगर ये कंप्रेस हो गया और यहां तक पहुंच गया, एक्स डिस्टेंस आगे गया, तो डिस्प्लेसमेंट होगी एल नॉट प्लस एक्स, तो माइनस म्यू एम जी इंटू एल नॉट प्लस एक्स। फिर आगे स्प्रिंग कंप्रेस हुआ तो फोर्स किधर को? इधर को ना बेटा, कितने? के एक्स। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट आ गया लेकिन फोर्स के उल्टी डायरेक्शन में, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स का वर्क कितना आता है? क्या हाफ के एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट करके निकालते ना बेटा। इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल एनर्जी 0 और इनिशियल एनर्जी। बस इतनी सी बात थी यार, अब ये आपको पता चलना चाहिए। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम, एक चीज़ आप अगर मास्टर कर लेते हो, सारी के सारी प्रॉब्लम पिछले वाले चैप्टर की और इसके भी तकरीबन 90% प्रॉब्लम आपके एक दो तीन लाइनों में सॉल्व हो जाती हैं। बट अब यहाँ एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी है। अभी आसान नहीं है, क्वाड्रेटिक बनेगी है ना, और क्वाड्रेटिक बनेगी तो ये प्लस 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 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? 2 म्यू एम जी एल नॉट प्लस 2 म्यू एम जी एक्स, ठीक है, माइनस माइनस नहीं प्लस हो जाएगा अभी, के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ नहीं एम यू स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, एम यू स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनी, के एक्स स्क्वायर प्लस 2 म्यू एम जी एक्स, ठीक है बेटा, प्लस 2 म्यू एम जी एल नॉट माइनस एम यू स्क्वायर। अब ये आ गया ए एक्स स्क्वायर है ना, ये आ गया बी और ये सारा आ गया सी, क्वाड्रेटिक बनी है, और एक्स आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2 है। तो अभी तो हमने वेरिएबल फॉर्म में कर लिया ना, जब आपको क्वेश्चन आया होगा तो म्यू भी दिया होगा 0.1 जैसे दे दिया मान लो, मास भी दिया होगा 1 kg 2 kg जो भी होगा, जी भी पता होगा, तो वहाँ सिंपल सी क्वाड्रेटिक बनेगी फिर, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ऐसी बनेगी, उसको सॉल्व करना आसान होगा क्योंकि यहाँ सारे वेरिएबल हैं, इसलिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है हमें। समझ गया ना बेटा?
आगे चलो। चलो बेटा आगे। इक्विलिब्रियम के लिए इस टॉपिक पे बाद में आता हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि तुम +1 में हो अभी, और टॉर्क का भी हमने अगले चैप्टर में करना, टॉर्क किया नहीं है। मैं बता दूं कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स एक्टिंग जीरो। जब भी कहीं इक्विलिब्रियम पूरी फिजिक्स में कहीं लिखा होगा नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो, पर टॉर्क अभी आपने किया नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में करना है ना। तो नेट फोर्स जीरो, अभी इतना याद रखो। नेट टॉर्क, टॉर्क है रोटेशन के काम आता है एक्चुअली। ना बॉडी रोटेट करेगी ना बॉडी ट्रांसलेट, या ट्रांसलेट तो करेगी लेकिन एक्सेलेट नहीं करेगी। सुनिए, नेट फोर्स जीरो का मतलब एक्सेलेरेशन जीरो ना बेटा, और एक्सेलेरेशन जीरो का मतलब बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है और बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती हुई भी हो सकती है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये मत सोचना कि नेट फोर्स जीरो का मतलब ये मत सोचना क्या कि बॉडी रेस्ट में होगी, रेस्ट में हो सकती है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती हुई भी हो सकती है, क्योंकि एफ जीरो का मतलब है एक्सेलेरेशन जीरो। तो 3 टाइप का इक्विलिब्रियम हो सकता है हमारे पास, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ बस, मैथमेटिकल पोर्शन में नहीं जा रहा हूँ, टॉर्क करवा दूंगा फिर वापस आऊंगा बेशक, ठीक है। 3 टाइप का इक्विलिब्रियम बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, राइट, ठीक है। अब ये होता क्या है, सिर्फ आइडिया दे रहा हूं बेटा। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है बॉडी, क्यों? जब मैं आगे की तरफ धकेलूंगा तो फिर वापस आएगी, इधर को धकेलूंगा पीछे को तब भी वापस आएगी। तो जो बॉडी मिनिमम एनर्जी पोजीशन में हो उसकी एनर्जी बढ़ाने की कोशिश करोगे तो वापस मिनिमम एनर्जी पोजीशन में आने की कोशिश करेगी वो। हाँ, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो अगर आप बॉडी को डिस्प्लेस करो और बॉडी वापस उसी पोजीशन में आना चाहे जिसमें थी, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जैसे बेंच है, आप बेंच को मैं उठाता हूं ऊपर की डायरेक्शन में और छोड़ देता हूं तो बेंच फिर यहीं आएगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कौन हुआ, अगर इसको मैं बॉल को उल्टा रखता हूं ऐसे और यहां बॉडी रखता हूं, मामूली से डिस्प्लेस करूंगा तो बॉडी यहां नीचे आ जाएगी, मामूली से पीछे डिस्प्लेस करूंगा तो बॉडी यहां चली जाएगी। क्यों? अरे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी भाई इसकी, मिनिमम एनर्जी के लिए जिधर को फोर्स लगाओगे उधर को तो फुट लेगी बॉडी। तो अगर है तो नेट फोर्स यहां भी जीरो है, हिल नहीं रही है बॉडी, नेट फोर्स यहां भी जीरो है। इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स जीरो होनी है, लेकिन अगर बॉडी अपनी पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, नई पोजीशन एक्वायर करने की कोशिश करे धक्का मारने पे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर आप इसको डिस्प्लेस करोगे आगे, ना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी ना कम हुई, जाएगी आगे लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ा, पीछे धकेलोगे जाएगी पीछे, पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, अनस्टेबल में मैक्सिमम होती है, ठीक, और वो मिनिमम तक जाने की कोशिश करती है। न्यूट्रल में बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होता, आप धक्का मार के इसको आगे भेजोगे तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी जितनी पहले थी उतनी बाद में रहेगी। मैं इस पर अलग लेक्चर लगाऊंगा, लेकिन पहले टॉर्क कर ले, है ना। उसके क्वेश्चन भी क्यों करवाने होते हैं तो क्वेश्चन भी करवाऊंगा, चाहे मैं फिर ऑनलाइन ही डाल दूंगा इसको करने के लिए, और लेकिन पहले हम टॉर्क कर लेते हैं। तो अभी ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आइडिया से आपको दिया कि 3 टाइप का इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है बेटा। अब आ जाओ पावर पे। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, है ना बेटा। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। मतलब पावर इज dw upon dt, राइट, dw upon dt, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। लेकिन वर्क तो बेटा f डॉट एस होता ना, तो dy dt ऑफ f डॉट एस, अगर f कांस्टेंट तो बाहर निकल आएगा f डॉट ds अपॉन dt हो जाएगा। ds अपॉन dt क्या होता है बेटा, वेलोसिटी, पावर f डॉट v भी होती है। अगर फोर्स कांस्टेंट है, पावर इज आल्सो इक्वल टू f डॉट v। f और v के बीच का एंगल इंपॉर्टेंट है, मतलब f v cos थीटा के बराबर आएगा। a डॉट b क्या होता है, a b cos थीटा। तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल अगर 0 है तो f इंटू वी आएगा, 180 है तो माइनस एफ भी आएगा, और अगर कुछ और एंगल है तो एफ भी cos थीटा आएगा। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर पहले जीरो है और बाद में के हो गई तो के भी आएगा। तो कई बार हम ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे डी वेरिटी ऑफ के। कई बार वर्क डन हम करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन, बॉडी को ले जा रहे हैं, है ना, उठाया बॉडी को कुछ हाइट पे ले गए, अरे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है भाई, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर पावर हमारे पास क्या आएगी, डी यू अपॉन डी टी भी आएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आ रहा है, तो डी के अपॉन डी टी प्लस डी यू अपॉन डी टी। तो पावर वी का फॉर्मूला यही बन सकता है। जैसे पंप लगाया हमने पानी के लिए, मान लो, सुनना बेटा, हमने पानी को पंप घर में लगाया था, लोअर फ्लोर पे पानी आ रहा है, ऊपर वाले टॉप फ्लोर पे चढ़ाना है, तो पंप लगाना पड़ेगा, कहाँ जाना है, ठीक। अब वो टैंक से पानी उठाएगा और ऊपर लेके जाएगा, उसने पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ाई पानी की, और उसको वेलोसिटी भी दे रहा है, ऊपर वाले टैंक के खूब सारी वेलोसिटी के साथ गिर रहा है वो, तो उसने काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज किया और पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज किया। अब उस केस में अगर बोलो यार इसकी पावर निकालो बस पंप की, तो बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डी वेरिटी ऑफ के प्लस यू, डी के अपॉन डी टी प्लस डी यू अपॉन डी टी। और मैं एक चीज और बता दूं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम यूज करना बेटा। तो अगर डी के अपॉन डी टी आप लिखते हो तो यू स्क्वायर बाय 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डी एम अपॉन डी टी, मास इजेक्टेड पर सेकेंड। तो पावर का फॉर्मूला ये आ जाएगा फिर डी के अपॉन डी टी, दिस पावर क्या, यू स्क्वायर बाय 2 इंटू डी एम अपॉन डी टी। अब जैसे पंप भी तुमने लगाया पानी के लिए, तो डी एम अपॉन डी टी क्या बन गया, मास इजेक्टेड पर सेकेंड बाय द पाइप, जो पंप के में आपने लगाई है। तो डी एम अपॉन डी टी आपको गिवन होगा, यू स्क्वायर बाय 2 से मल्टीप्लाई करो, पावर आ गई। तो सुनना बेटा, आपने एक पंप लगाया लेकिन ऊपर नहीं पंप कर रहे हो, बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसने पानी टैंक से उठाया और खूब सारी काइनेटिक एनर्जी के साथ उसी हाइट पे आगे दे दिया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप क्या बोलोगे, उसी पंप की पावर क्या होगी, डी बाय डी टी ऑफ के ना बेटा, हाफ एम यू स्क्वायर। भाई यू कांस्टेंट है या वी कांस्टेंट है, जो भी उसकी वेलोसिटी हो तो उसी वेलोसिटी से आएगा पानी बाहर, यू स्क्वायर बाय 2 बाहर आ गया, और साथ में क्या बचा, डी एम अपॉन डी टी। डी एम अपॉन डी टी क्या है, के जी पर सेकेंड में जो मास जो है पानी का बाहर निकल रहा है पंप से, तो डी एम अपॉन डी टी आ गया, मास फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। इसी तरीके से अगर हाइट पे उठा रहे हो, मान लो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं है, बस गिराया पानी जीरो वेलोसिटी से तो ऊपर वाले टैंक में चला गया, एम जी एच डी बाय डी टी ऑफ, फिर क्या बोलोगे, पावर इज डी बाय डी टी ऑफ एम जी एच बेटा, जी और एच कांस्टेंट है, क्या बचा, जी एच इंटू डी एम अपॉन डी टी, तो पावर ये हो जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी भी, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ये प्लस ये। लॉजिक समझ गया ना बेटा। और देख लो डायमेंशन बेटा पावर के, एफ इंटू बी दैट इज एम एल टू टी माइनस 3, फोर्स का एम एल टी माइनस 2 ना बेटा, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1, तो डायमेंशन क्या बना, एम एल टू टी माइनस 3। यूनिट बच्चा जूल पर सेकेंड है ना, पावर होता है डब्ल्यू बाई टी, जूल पर सेकेंड, राइट। जूल पर सेकेंड को वॉट बोलते हैं बेटा, वॉट और जूल पर सेकेंड है सही यूनिट। अर्ग पर सेकेंड सीजीएस यूनिट, क्योंकि वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग, तो अर्ग पर सेकेंड सीजीएस यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर किलोवाट भी होता है, मेगावाट भी होता है, हॉर्स पावर भी होता है पावर का यूनिट।
अभी भी इंजन की पावर हॉर्स पावर में होती है। कितने कितने का हॉर्स पावर का इंजन है जी? 2 हॉर्स पावर का है जी, ऐसे बोलते हैं ना बेटा। तो हॉर्स पावर क्या होता है? 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट के बराबर होता है बेटा। 1 मेगावाट, मेगा का मतलब 10⁶, किलो का मतलब 10⁵। थोड़ा सा पावर के बारे में हमने कर दिया। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। डब्ल्यू की वैल्यू डाली तो एफ डॉट एस आ गई, एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी या एफ डॉट वी। क्या हम आगे चले? चलो बच्चों आगे। जैसे हम बोलते हैं ना मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, किया था ना 1 डायमेंशन में। फिर उसके फॉर्मूले डिराइव किए थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर बोला था v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की सिंगल पार होता है जी। फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर होता है ना। वैसे अब हम ये जानना चाहते हैं कि कोई हमसे बोले यार कि बॉडी इज मूविंग अंडर कांस्टेंट पार। स्कूल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 1-2 साल छोड़ के इसका क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। साफ बोलता है बॉडी इज मूविंग अंडर कांस्टेंट पार। तो अगर इफ अ बॉडी इज मूविंग अंडर कांस्टेंट पार तो v टाइम के साथ क्या डिपेंडेंस होगी हम ये जानना चाहते हैं, s की टाइम के साथ क्या डिपेंडेंस होगी हम ये जानना चाहते हैं। समझ गए बेटा? तो देखें मोशन ऑफ बॉडी अंडर कांस्टेंट पार। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली इसमें से क्वेश्चन डाले जाते हैं। सुनिएगा, ये आपके पास एक बॉडी है, ये फोर्स लगाई F और इसकी वेलोसिटी है v। पावर कितने हो जाएगी? F इंटू v, दोनों सेम डायरेक्शन में लिए मैंने, F इंटू v। F क्या होता है बेटा? m इंटू a इंटू v। पर एक्सेलरेशन तो और कुछ होता है क्या? dv अपॉन dt। तो मैंने एक्सेलरेशन को लिखा dv अपॉन dt इंटू v, और ये बन गया mv इंटू dv अपॉन dt। बन गया। ये जो dt नीचे था इसको यहाँ ले आऊँ, p dt बन जाएगा। तो मैंने लिखा p dt और m को नीचे ले आऊँ, p dt अपॉन m बन गया। p dt अपॉन m आ गया v dv के बराबर। अब dv का v बनाना है, dt का t बनाना है, तो इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा ना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, p और m तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन बचेगा। आगे v dv का इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन t, v dv का v स्क्वायर बाय 2, तो v क्या आ गया? 2 pt अपॉन m अंडर रूट, या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t रेज़ पावर 1/2। क्वेश्चन भी ऐसे पूछा होता है, पूरा याद ना भी रहे तो कोई बात नहीं। वो पूछता है बॉडी इज मूविंग अंडर कांस्टेंट पावर, तो विच रिलेशन इज करेक्ट? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t रेज़ पावर 2, v रेज़ पावर t रेज़ पावर 3/2,
v रेज पावर t रेज पावर v डायरेक्टली पोर्शनल t रेज पावर 1/2। तो कौन सा रिलेशन सही है? v डायरेक्टली पोर्शनल टू t रेज पावर 1/2। याद कैसे रहेगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन में v डायरेक्टली पोर्शनल t रेज पावर 1 था ना, 1 में से 1/2 माइनस कर दो, क्या आ गया 1/2। इसी तरीके से इससे अगला आएगा s, वहां क्या था t स्क्वायर, 2 में से 1/2 माइनस कर दो, 1/5, 3/2, ये उसका आंसर आ जाएगा। मतलब एक बार हमने करना है, फिर उसके बाद तुमने याद रखना है कि आधी पावर माइनस कर देनी है जो वहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन की थी, वो टी के साथ पावर आ जाएगा एक बार। जय बेटा। जब आपके पास वेलोसिटी आ गई तो वेलोसिटी क्या होती है? ds अपॉन dt। लिख दो भाई, वेलोसिटी ds अपॉन dt इज इक्वल 2p अपॉन m रूट इंटू t रेज पावर 1/2। अलग से लिखा जा सकता है। dt को यहां ले आओ तो ds आ गया 2p अपॉन m रूट t रेज पावर 1/2 इंटू dt। दोबारा इंटीग्रेट कर दो, ds का इंटीग्रेशन s, t रेज पावर 1/2 का t रेज पावर 1 प्लस 1/2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/2, यही बनेगा बेटा। t रेज पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 क्या बन गया? 2/3, 2p अपॉन m रूट t रेज पावर 3/2। 2 अंदर ले जाओ 4, 4 टू 8, 3 अंदर लेके जाओ 9, 8p अपॉन 9m इंटू t रेज पावर 3/2। s डायरेक्टली पोर्शनल टू t रेज पावर 3/2। वहां क्या आया था? s डायरेक्टली पोर्शनल t स्क्वायर आया था, 2 में से 1/2 माइनस किया 1/5, वही तो आ रहा है 3/2। तो मोशन अंडर कांस्टेंट पावर में v डायरेक्टली पोर्शनल टू t रेज पावर 1/2 आता है और s डायरेक्टली पोर्शनल टू t रेज पावर 3/2 आता है बेटा। इस उम्र में तुम बच्चों के पास थोक में दिमाग होता है, लगाना चाहो तो। और मुझे जान के हैरानी हुई, अभी हम मनाली ट्रिप पे गए थे बच्चों के साथ, तो कोई 100-200 गाने तो बजे होंगे। एक भी गाना ऐसा नहीं था जो किसी को पूरा साथ साथ में एक एक लाइन गा रहे थे, पूरा का पूरा गाना साथ में गा रहे हैं। वो एक आता है, वो क्या बादशाह बूदशाह जैसा तो हर कुछ ही बोलता रहता है, उसके भी डायलॉग सारे याद किए मैं। वो जो जो जैसे जैसे बोले वैसे वैसे लगे बोलने। तो इसका मतलब है कि दिमाग की कमी नहीं है, पर वो कहीं और लगा दिया हुआ है, वो गाने याद करने में लगा दिया वो सारा। अब यहाँ बहुत कुछ याद करने को बोलते बोले वो कहाँ से लाए, खाली जगह बची नहीं हुई है, सारे टेप भर दी हुई है। तो आप लोग अगर चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। एक बार फिर आप लोगों को फिर वही एडवाइस कर रहा हूँ कि जो चीज़ें रह जाती हैं वो आपको रोज़ के रोज़ रिवाइज तो करनी पड़ेगी, जो रह जाती है वो पूछनी पड़ती हैं। और पूछने की आदत, हम शुरू से बोल रहा हूँ कि पूछने की आदत डालो। सिर्फ 5-10 बच्चों को आदत पड़ी है जो पूछने आते हैं, बाकी कोई पूछने नहीं। जो पूछने नहीं आता वो सिंपल सा फंडा है, वो करके खिल रहा है, उसको टेंशन नहीं है कि मैंने पास भी होना है। कुछ नहीं कर रहे तुम, क्योंकि जब करोगे नहीं तो पूछने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मतलब ही नहीं है। जो बच्चा करेगा उसको प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम आएगी तो पहुंचेगा भी कि सर मुझे ये नहीं आ रहा, बताओ। यार जिसने करना ही कख नहीं है उसको प्रॉब्लम क्या है कि उसने किसके पास जाना पूछने के लिए? भाड़ में गए सारे। तो तुम लोग अभी भी 10 एक बच्चे हैं मेरे ख्याल टोटली, जिनको थोड़ी बहुत पढ़ने की आदत है और जो पढ़ने के बाद पूछना चाहते हैं पूछते हैं। बाकी बेटा तुम लोग ना घर जाके यहाँ बस देख लेते हो, घर में जाके कॉपी तो खोलते तक नहीं हो, और अगले दिन वो सारी चीज़ें वॉश भी होती है, भूल भी जाती हैं। उससे अगले दिन तुम्हारे काम की कुछ नहीं रहता, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल निकालना तो इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर आज जाके अपना लेक्चर आप रिवाइज नहीं करोगे, कल नहीं बचेगा कुछ नहीं आपके पास, और परसों आपके पास और ख़त्म हो जाएगा। मतलब न्यूमेरिकल तो भूल ही जाओ, आप अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते कुछ नहीं। तो इसलिए आदत डालो पूछने की, और पूछने की आदत तब पड़ेगी जब पढ़ने की आदत पड़ेगी। रोज़ अपना काम रोज़ जो यहाँ पे करवाया जा रहा है वो रोज़ है बेटा।
ये आ गया ना बेटा, वी आ गया डी एस अपॉन डी टी, ये वही है 2p अपॉन एम अंडर रूट इंटू टी भी अंडर रूट में था ना बेटा, टी को मैंने लिख लिया टी रेज पर 1/2, एक ही बात है ना। डी टी यहाँ ले जा, क्या बन जाएगा, डी एस इक्वल 2p अपॉन एम अंडर रूट इंटू टी रेज पर 1/2 इंटू डी टी, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे। डी एस का इंटीग्रेशन एस, 2p अपॉन एम कॉन्सेंट है, टी रेज पर 1/2 का टी रेज पर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, 2/3 2p अपॉन एम, 2 अंदर जाएगा तो 4, 4 टू 8, 8p, 3 अंदर जाएगा तो 9, 8p अपॉन 9m टी रेज पर 3/2। ठीक है, चलो ये तो नए नए हैं अभी, चलो नए नए किए होंगे, वो पुराने गाने बजे कोई 20-25 गाने, वो एक एक लाइन याद यार, मतलब लिमिट होती है किस चीज़ की भाई यार, कुछ तो छोड़ो, कुछ नहीं छोड़ा हुआ। हमारे टाइम के गाने बताओ, वो एक एक लाइन याद की हुई है, तो ये मतलब ये कि दिमाग की कमी नहीं है, पर वो लगा कहीं और रहे। हो गया बेटा, हो गया बच्चों। एक छोटा सा और देख लो, फिर हम एस और वी के बीच का रिलेशन भी कर लेते हैं। एस और वी के बीच का क्या, पावर आ गया एफ इंटू वी, एफ होता है एम इंटू ए इंटू बी, ए डीवी अपॉन डी टी भी होता है, और ए वी इंटू डी वी अपॉन डी एस भी होता है। तो ए को आप वी इंटू डी वी अपॉन डी एस लिखा चलेगा, इंटू वी बन गया एम वी स्क्वायर इंटू डी वी अपॉन डी एस। डी एस इस तरफ ले आओ तो ये आ गया डी एस है ना बेटा, पी डी एस आ जाएगा, बल्कि या पी आगे ले जाओ, ऐसा करो, डी एस आ गया एम अपॉन पी, वी स्क्वायर डी एस, वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन वी रेज पर 3 डिवाइड बाय 3 बेटा, वी क्यूब बाय 3, एस डायरेक्टली पुश इनटू वी क्यूब। ये अलग है थोड़ा सा, जो टी वाले हैं उसमें तो हाफ माइनस करना है कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले से। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या था बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s, एस डायरेक्टली पुश इनटू वी स्क्वायर था, यहाँ एस डायरेक्टली पुश इनटू वी क्यूब आ गया, एक पावर ऐड होगी सीधी, टी के साथ माइनस हो रही थी 1/2। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ स्कूल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हर एक आधा साल छोड़ के इनमें से तीनों में से कोई एक दे दिया था क्वेश्चन कि भाई डायरेक्टली पुश इनटू किसके होगा। चलो आगे, नहीं जाना, चल बेटा आगे। एक न्यूमेरिकल देख लो बेटा, A body of mass m is thrown at an angle theta to the horizontal with initial velocity u, मतलब प्रोजेक्टाइल है वो, ठीक, u वेलोसिटी से थ्रो किया, फाइंड द मीन पावर डिवेल्ड बाय ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी की बात कर रहा है, प्रोजेक्टाइल में होती भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और तो कुछ होता ही नहीं है, प्रोजेक्टाइल में फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो होती है बेटा, राइट, मीन पावर डिवेल्ड बाय ग्रेविटी ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, पूरे टाइम के लिए, मतलब यहां से यहां तक के टाइम के लिए, कहता पावर निकालो, हाँ मीन पावर निकालो। अरे भाई मीन पावर होती है नेट गेन इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टोटल टाइम, वर्क डिवाइड बाय टाइम ना बेटा, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल द क्या ग्रेविटेशन ही है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पर आप अच्छे से जानते हो, नोट कर लो, पहले न्यूमेरिकल नोट कर लो, और फिर मुझे बताना कि इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ फुल टाइम के लिए।
ग्राउंड पे आने तक कितना चेंज काइनेटिक एनर्जी हुआ? हिट करने से इमीडिएटली पहले तुम महान हो बेटा, तुम्हारे मतलब आगे नतमस्तक होने को दिल करता है। अबे मूर्खो, बताया तुम्हारे को कि यू प्लस से फेंकोगे तुम्हारे हाथ में यू प्लस से वापिस आएगी। ऊपर की तरफ यू प्लस से फेंको तुम्हारे हाथ में यू प्लस से वापिस आएगी। यहां भी अगर थीटा एंगल पे यू प्लस से फेंकोगे तो यहां यू प्लस से थीटा एंगल नीचे की तरफ बनाते हो वापिस आती है, बताया नहीं? और अगर ऐसा है तो यहां काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर और यहां हाफ एम यू स्क्वायर, चेंज जीरो यार। और चेंज अगर जीरो आ गया तो मीन पावर डेवलप्ड बाय ग्रेविटी जीरो आ गई। कहां डालूं मैं तुम लोगों को, समझ में नहीं आता। मीन पावर डेवलप भी पूछता है और इंस्टेंटेनियस पावर भी पूछता है। किसी का भी तुम्हारे कोई वीकनेस अगर लगती है, कोई चैप्टर वीक लगता है या कुछ और, तो बेटा पूछने से वो सारी वीकनेसेस दूर की जा सकती हैं। थोड़ी पूछने की आदत डालो। और अभी भी टाइम बचा है। काफ़ी टाइम है, संभाल सकते हो अभी भी। लेकिन हर रोज़ के हर रोज़ तुम अगर ऐसे ही करते रहोगे कि यहाँ पढ़े, क्लास लगी तो लगाई, नहीं लगी तो नहीं भी लगाई, कोई बात नहीं, घर जाके सो गए, अगले दिन फिर उठ के आ गए, तो इससे तो बर्डन बढ़ता चला जाएगा, चीज़ें भूलती चली जाएंगी। वो भूलनी है, हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है बाहर वाली, वो उसकी मजबूरी है, उसको रोज़ के रोज़ खाली दिमाग को खाली करनी पड़ती है। वो अगर तुम सेव नहीं करोगे चीज़ों को, जाके उसको ऑर्डर नहीं दोगे कि भाई ये सेव करनी है, और ऑर्डर देने का मतलब होता है रिवाइज़ करना। रिवाइज़ नहीं करोगे चीज़ों को तो आउटर मेमोरी में से उसको, दिमाग को ज़रूरी है उसको कि अगले दिन के लिए उसको मेमोरी खाली करनी होती है और चीज़ें उठा के बाहर फेंकनी है। और तुम अगर इस ट्रैप में फंसे हो तो इसमें से निकलना मुश्किल होता है। जबकि बताया तुम लोगों को कि अब +1 +2 का क्लास ऐसी नहीं है जिसमें तुम 9th 10th के हिसाब से चल सको। लक्ष्य आदि क्वेश्चन लिखवाती है, बोले हो गया न्यूमेरिकल कंप्लीट है, बोले पूरा। इतना हो गया बेटा। तो पावर डुअल नेट गेन इन काइनेटिक एनर्जी जीरो आ गई, लेकिन साथ में बोला इंस्टेंटेनियस पावर भी बताओ। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। अब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या आएगी बेटा पावर? एफ डॉट बी। फोर्स तो एम जी है सिर्फ, जीरो आई कैप माइनस एम जी जे कैप, ये है ना बेटा। कहीं भी देखोगे तो फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस सेट करोगे तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस, तो फोर्स आ गई क्या? जीरो आई कैप माइनस एम जी इंटू जे कैप बेटा। वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या बोली थी? जो ये वाली कंपोनेंट है हमेशा कांस्टेंट, यू कॉसरा आई कैप, और ये वाला कंपोनेंट क्या था? यू साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप बेटा। वेलोसिटी ये थी अगर आपको याद हो तो, यू साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप। निकाल लो डॉट प्रोडक्ट दोनों का, और डॉट प्रोडक्ट निकाला तो ये आ गया। याद है ना डॉट प्रोडक्ट? तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, तो जीरो इंटू यू कॉस थीटा जीरो हो गया।
अगला एम जी इंटू यू साइन थीटा, है ना बेटा, एम जी इंटू यू साइन थीटा माइनस में चला गया, फिर एम जी इंटू जी टी, माइनस माइनस प्लस हो गया एम जी स्क्वायर टी, तो एम जी स्क्वायर टी माइनस एम जी साइन थीटा, ये इंस्टेंटेनियस पावर होगी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। ओवरऑल पूरे पीरियड के लिए पावर, मीन पावर 0, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आपको निकालनी है इंस्टेंटेनियस पावर, एम जी स्क्वायर टी माइनस एम जी यू साइन थीटा के बराबर आ गए। अच्छा मुझे बताओ भाई कि एक इंक्लाइन प्लेन है बेटा, ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन है जी, और इस पे बेटा एक ट्रेन है, ऊपर की डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है, ऊपर की डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है, इस ट्रेन के इंजन की पावर बतानी है तुमने। एक ट्रेन है जिसका मास m है, ये एंगल थीटा है, ऊपर की डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रही है, आपको पावर बतानी है इंजन की क्या होगी। थोड़ा सा भी दिमाग से काम करता हो तो बोले। हाँ और कौन सी फोर्स होती है इस डायरेक्शन में, एम जी साइन थीटा भी होती है। अगर फ्रिक्शन भी दी है तो फिर वो भी लगा दो, नहीं दिया तो एम जी साइन थीटा तो है ही है। और ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी जाने का मतलब है कि नीचे जितनी फोर्स है उतनी तुम लगा रहे हो, इंजन लगा रहा है, तो नीचे जितनी फोर्स थी कितनी थी, एम जी साइन थीटा प्लस एफ, उतनी फोर्स इंजन लगा रहा है, तो इंजन की पावर कितनी आएगी, एफ डॉट बी, एफ और बी के बीच का एंगल 0, एफ इंटू बी, मतलब एम जी साइन थीटा प्लस एफ इंटू बी तुम्हारा आंसर है। बहुत आसान है फिजिक्स, लेकिन थोड़ा इसका तो यूज करो यार। फॉर्मूला जब आपके पास आ गया, वो बोल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, यहीं से तुम्हारा दिमाग खटक जाना चाहिए था कि बस कांस्टेंट वेलोसिटी, और ऊपर जाते हुए तो तभी हो सकती है अगर इंजन उतनी ही फोर्स लगाए जितनी बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स है। इंजन की पावर पूछी ना मैंने, बट तो इंजन उतनी ही फोर्स लगाएगा जितनी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मैं तक खुश, पर चलो कोई और भी है जो कि आंसर नहीं दे रहा है, दिल से खुश हो रहा है, बोले मैं अकेला नहीं हूं ऐसे, तो किस लिए खुशी हो रही बेटा, ऐसे मजाक में? तेरे तो जितने पढ़े ना उतने कम है। आई बात समझ में? क्योंकि वो बोल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी का सीधा सा मतलब था जितनी फोर्स नीचे है इंजन ने उतनी फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगा दी है, तो इंजन ने फोर्स लगाई एम जी सेंटर प्लस एफ इंटू बी कर दो, पावर आ गई इंजन की। तो चीज़ें आसान है, लेकिन करने की कोशिश करोगे तब ना। हो गया, हो गया बेटा, चलिए हुआ, लेकिन लॉज ऑफ मोशन में मुझे करवाना रह गया था थोड़ा सा, वो आज बता देता हूँ। वो था क्या बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि अब इसके बाद कोलिजन आना है, इसी चैप्टर में आते हैं आगे, पावर के बाद ही कोलिजन आता है। कोलिजन टॉपिक करने से पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करना जरूरी है। तो मैं आपको बताने लगा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बेटा ये हटा दो बेटा, हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट देखेंगे और उसके एप्लीकेशन देखेंगे, अप्लाई करके देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे उसके। मैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में बताने लगा हूँ। आप अच्छे से जानते हो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एफ इक्वल डी पी अपॉन डी टी, एम में तो नहीं अकेला, में थोड़ा, एफ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम।
और फिर उसके बाद था एम ए प्लस वी इंटू डी एम अपॉन डी टी, ये बना था, एम ए नहीं बना था अकेला बेटा। तो एम ए 9th वाला फॉर्मूला है। और मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ कि 9th 10th में कुछ गलत आपने नहीं पढ़ा, लेकिन इनकम्प्लीट था सब कुछ, वो अब कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। क्या बात सी, बड़ी खुश है बेटा आज। कुछ नहीं आ रहा समझ में कि सब कुछ आ रहा है? दो ही केस में बंदा खुश होता है। एक तो जब सब कुछ ही पता चल रहा ना, फिर अंदर से खुशी होती है, बोले मैं तो छा गया आज। और अगर कुछ भी ना पता चल रहा तब भी खुश होता है, बोले छा गया। बुरे तरीके से। तेरा कौन सा केस है बेटा? दूसरे वाला कौन सा? दूसरे वाला। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। F इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी में याद है बेटा F क्या था? नेट एक्सटर्नल फोर्स, नॉट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सिस्टम में एक मास हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। सबकी एक्सेलरेशन जिनकी सेम होगी वो एक सिस्टम में हम इंक्लूड कर सकते हैं। F एक्सटर्नल डी पी अपॉन डी टी। अगर आपसे कोई बोलता है यार एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट ही नहीं कर रही बहुत सिस्टम के ऊपर, तो बेटा अगर F एक्सटर्नल 0 है ना, तो डी पी अपॉन डी टी 0 हो गया। किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है? कांस्टेंट का। तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, कंजर्व होगा। लीनियर मोमेंटम जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। हाँ, 0 का भी डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो P या तो 0 हो गया, मोमेंटम 0 हो गया, या कांस्टेंट। हम बोलेंगे कांस्टेंट, क्योंकि अगर किसी के पास मोमेंटम है तो उतना ही रहेगा जितना है, 0 है तो 0 रहेगा, और अगर कुछ और है तो उतना ही रहेगा। तो लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड, और इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और लिखते कैसे हैं? इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज 0 देन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 नहीं लिखा तो ऐसे भी लिखते हैं इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। इसका मतलब भी क्या है? एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग 0 इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। ये स्टेटमेंट आगे बेटा, in an isolated system linear momentum of the system remain conserved। in an isolated system linear momentum of the system remain conserved। उधर मैं तो बड़ा खुश आज। हाँ, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0। बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हो। मोमेंटम तो तब लगाएंगे अगर चलती बॉडी हो ना बेटा। इक्विलिब्रियम में पुली तो रेस्ट में होगी। कोई चलती हुई बॉडी अगर है और कोलिजन हो गया कहीं पे, बॉम्ब फट गया, अब बॉम्ब जब फटता है तो क्या होता है? नुकसान होता है बोला। तो बम जब फटेगा तो बाहर से तो कोई नहीं जाता ना, बम के अंदर तो नहीं कोई घुसता, मैं फाड़ूंगा तेरे को। एक्सटर्नल फोर्स तो कोई नहीं ना है, अपने आप फटा है ना बेटा, बाहर से तो इसने फोर्स नहीं लगाई। तो जब भी बॉम्ब एक्सप्लोजन होगा आप हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ। जब भी कोलिजन होगा दो बॉडी का, टकराएंगे आपस में, एक ने इसके ऊपर फोर्स लगाई, दूसरे ने इसके ऊपर फोर्स लगाई, वो अंदरूनी मामला उनका यार, लगाने दो फोर्स उनको, बाहर से तो किसी ने नहीं फोर्स लगाई ना, एक्सटर्नल फोर्स 0 है ना, उनका लीनियर मोमेंटम कंजर्व करो। जब भी कोलिजन होगा सबसे पहला काम क्या करना है? लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना है। बॉम्ब एक्सप्लोड करेगा सबसे पहला काम क्या करना है? लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना है बेटा। सब में जैसा मर्जी कोलिजन हो दुनिया में, सारे कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। सुपर इलास्टिक में भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, इनइलास्टिक में भी, परफेक्टली इनइलास्टिक में भी, सब में जितना जैसा मर्जी कोलिजन हो सभी में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। याद रहेगा? बस भी खुश है बेटा? क्या मैं आगे चलूं? यहां तक लिख लिया क्या? यहां तक लिखा? मैं समझा दूं ना यहां से आगे। तो मैंने बोला m1 मास की एक बॉडी है, वो u1 वेलोसिटी चल रही है, और m2 मास की दूसरी बॉडी u2 वेलोसिटी चल रही है बेटा। और हुआ क्या? u1 इज ग्रेटर देन u2, तब तो टकराएगा इसके साथ आके,
और टकराएगा तो कोलिजन हो जाएगा, और कोलिजन जब होगा, यहाँ कोलिजन हो गया मान लो, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई, इसने इसके ऊपर लगाई, लगाने दो यार, इंटरनल फोर्स है, तुम्हारा क्या जाता है, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं आई, और बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं आई तो लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा, जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। कोलिजन के बाद m1 की वेलोसिटी होगी बेटा v1, m2 की वेलोसिटी होगी v2। हम क्या बोलेंगे, भाई बाहर से कोई फोर्स नहीं आई है, इसलिए m1 u1 प्लस m2 u2, सिर पे वेक्टर लगा, देख रहे हो, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे, लेकिन एंगल होगा कुछ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा भी लगाना पड़ सकता है, फिलहाल दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो m1 u1 प्लस m2 u2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये बोलता है कि भाई जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले होगा उतना ही बाद में होगा, क्योंकि कोलिजन के टाइम में जो फोर्स थी वो अंदरूनी मामला है उनका। पहली बॉडी ने दूसरे के ऊपर एक्शन लगाया, दूसरे ने पहले के ऊपर एक्शन लगा दिया, हो लिया, बाहर से तो नहीं कोई फोर्स आई ना बेटा, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, जितना कोलिजन से पहले था उतना ही बाद में होगा। एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया है, फिर एक बार बताता हूँ। आप सभी लोग मान लो बस में बैठे हैं यहाँ पे, और ड्राइवर मुकर गया कि जी बस स्टार्ट नहीं हो रही है, धक्का मारो, और तुम सब ने धक्का मारना शुरू कर दिया, जहाँ बैठे हुए हैं अगली सीट पे, कोई पाँव से भी शुरू हो गया, बोले कोई बात नहीं, ज़्यादा फोर्स चाहिए तो बोले पाँव भी यूज़ करते हैं, क्या बस चलेगी? क्यों? वो इंटरनल फोर्स है, तुमने एक्शन लगाया ना आगे, तो रिएक्शन पीछे को भी धक्का लग रहा है, एक्शन अगली सीट पे करोगे तो पीछे से पीछे को भी धक्का मारोगे। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, और वो हमेशा कैंसिल हो जाया करते हैं। इंटरनल फोर्स हमेशा पेयर में होती है, कैंसिल हो जाया करती है, मतलब अंदर से 50 लोग धक्का मारेंगे, सीटें तोड़ोगे और कुछ नहीं करोगे, बस नहीं चलेगी। लेकिन बाहर से 2-3 बंदे भी अगर बाहर निकल गए, और क्यों बाहर से, क्यों, ग्राउंड से आएगी अब फोर्स, तुम ग्राउंड को धक्का मारोगे, ग्राउंड तुम्हें धक्का मारेगा, तुम बस को धक्का मारोगे, वो एक्सटर्नल फोर्स होगी। 2 या 3 लोग भी बस को धक्का मार के आगे चला सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स चाहिए मोमेंटम चेंज करने के लिए, इंटरनल फोर्स से मोमेंटम चेंज नहीं होता। बोटिंग कितने लोगों ने की है? बोट में बैठे हो कोई? कौन कौन बैठे हैं? तो बेटी बेटा क्या ऐसे कर रही है, बैठे हुए? और कौन भाई इधर? मैथ की बात सुनते हैं जरा। तो मैथ कैसा लगा था बेटा? हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड? ऐसा कैसी फीलिंग आई थी? कैसी आती है वैसे? चल मान लो ये बोट है ना, ये बोट है, आजा देखो, मैं तो सारा एक्सपीरियंस तुम्हें रिकॉल करके बताएगा इसने क्या क्या फील किया था। ये बोट है बेटा, है ना, तू बाहर से आया और बोट के अंदर आ गया, यूँ लंबी वहाँ तक है बोट, अब सीट वहाँ है, तूने वहाँ जाना है, जा सीट की तरफ। बस वहीं जा, बैठ गया, बैठ जा। अच्छे से बैठ जा। अब याद कर, जब तू आगे गया तो बोट के साथ क्या हुआ, कुछ याद आ रहा है? जब बोट पे चला था ना, कुछ याद आ रहा है एक्सपीरियंस क्या क्या हुआ था? अच्छा बोट हिली थी ऐसे। कैसे ऐसे हिली थी? ऐसे ऐसे। यही क्वेश्चन बाकी बोटिंग का, जा बेटा। मैं तो ऐसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था बेटा। बोले बोट में गया तो बोट हिली थी। अच्छा और कोई बोटिंग वाला भाई? और भी लोग थे बोटिंग करने वाले? हाँ, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस जो तुमने लिया वो भी इनकम्प्लीट था। बोले बोट हिली। तुम अगर आगे जाओगे, क्योंकि जब तुम खड़े होगे ना बोट पे, बोट भी रेस्ट पे और तुम भी रेस्ट पे, बोट भी रेस्ट पे तुम भी रेस्ट पे, दोनों रेस्ट पे ना, मोमेंटम जीरो। लेकिन ये बंदा जब आगे बढ़ेगा ना, ऐसे जाके जाएगा, यू हैव एक्वायर्ड मोमेंटम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अरे भाई बाहर से थोड़ा कोई फोर्स आई है, तुम्हारा और बोट का एक सिस्टम बना है, तुम एक सिस्टम के पार्ट हो। इफ यू हैव एक्वायर्ड लीनियर मोमेंटम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बोट हैज टू एक्वायर लीनियर मोमेंटम इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ताकि नेट मोमेंटम फिर जीरो हो जाए।
इनिशियल मोमेंटम क्या था, जीरो। यही तो बोल रहे हैं हम लोग कि लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व, जो इनिशियल मोमेंटम होगा फाइनल भी वही होगा। अब इनिशियल मोमेंटम जीरो था, तुम भी रेस्ट में बोट भी रेस्ट में, लेकिन तुमने फॉरवर्ड डायरेक्शन मोमेंटम एक्वायर किया, बोट बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगी। सो दैट लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। 10 यूनिट आगे फोर्स लगाओ, मोमेंटम आगे लगाओगे, 10 यूनिट पीछे लगाओगे तो 10 - 10 जीरो। इसलिए बोट पीछे गई कि उसको मोमेंटम कंजर्व करना था, क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही है। आई बात समझ में? ऐसा हुआ था तो ऐसा नहीं हुआ था इतना हुआ बेटा। तो ये बस का एग्जांपल आ गया, बोट का एग्जांपल आ गया, है ना। और एक और एग्जांपल देखो, देखो मास वाली बोट। हाँ, वेलोसिटी इसकी कुछ और है, बोट के पीछे कुछ और है, कि मैं बताऊंगा कैसे निकालनी है। मोमेंटम कंजर्व करना है, मैंने क्या बताना है। लीनियर मोमेंटम जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में है उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। नहीं, अगर मैं बोलूं कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है ना, तो पीछे बोट भी कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगी, लेकिन अगर वो वेलोसिटी चेंज करेगा तो बोट भी अपनी वेलोसिटी चेंज करेगी। ये तो इसके ऊपर डिपेंड करता है बंदे के ऊपर, है ना। मास वाली बोट होती है एक, मास मतलब वो कपड़ा लगा होता है, फिर वो हवा चलती है तो हवा की डायरेक्शन में मास की डायरेक्शन चेंज करके वो हवा के सारे चलते हैं, है ना। तो हुआ एक दिन ऐसा कि भाई हवा चल रही थी, बोट मास वाली है, तो लोगों के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना कुछ हवा अंदर से चला दी जाए। बोट पे फैन रखा और मास की तरफ को वो चलाना शुरू कर दिया। क्या बोट चलेगी? क्यों? क्योंकि फैन आगे की तरफ हवा अगर फेंकता है, एक्शन आगे की तरफ है, तो रिएक्शन फैन के ऊपर पीछे भी है। जितना मास पे हवा जाएगी और आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा फैन, उतना ही उसको पीछे लाएगा, वो नहीं चलेगी। बाहर से कोई जब तक फोर्स नहीं आएगी तब तक बोट का मोमेंटम चेंज नहीं होने वाला, राइट। हम यही बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। और आपके पास अब है एक क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा जी, लिखो बेटा। अ बॉम्ब ऑफ मास m explode in two parts, one part having mass m/3 fly off with speed of 100 meter per second, find the speed of other part. A bomb of mass m explode in two parts, one part having mass m/3 fly off with a speed of 100 meter per second, find the speed of other part. 100 by मोमेंटम कंजर्व कर बेटा। क्यों? बॉम्ब एक्सप्लोजन के टाइम में भी कुछ ने बाहर से आके फोर्स नहीं लगाई है जी। 50 -50 -50 माइनस का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। माइनस का और कोई मतलब नहीं है, वेलोसिटी के साथ माइनस साइन का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। जिधर को ये जाएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो आएगा, ठीक। तो अगर एक मास m/3 है, आइडिया हो पाया बेटा, तो दूसरा मास कितना हो जाएगा? m - m/3, 2m/3 बेटा। दूसरा मास 2m/3 होगा। एक मास m/3 है, दूसरा मास 2m/3 होगा। और अब आपको क्या बोलना है? अरे भाई बॉम्ब रेस्ट में था जब एक्सप्लोड होने से पहले, तो मोमेंटम कितना होगा? जीरो। अरे बाद में भी तो जीरो होना चाहिए ना। तो आप क्या करोगे? जीरो, इनिशियल मोमेंटम जीरो इक्वल टू m/3 इंटू 100, मास इंटू वेलोसिटी। एक की m/3 की 100 दी है, दूसरा का मास है 2m/3, वेलोसिटी आ गई v2, ये प्लस ये इक्वल टू जीरो। और उसके बाद क्या आ गया? v2 सॉल्व करो, -50 मीटर पर सेकंड आ गया। माइनस का मतलब है कि v1 से ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो v1 अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ताकि मोमेंटम फिर जीरो हो जाए। मजेदार बात यह है, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करना है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। तुम्हारे पेपर में आए थे ऐसे क्वेश्चन इसके ना ठीक हो गया था? नहीं हुआ? एग्जैक्टली यही था कि और टाइप का था? 3 मार्क्स थे उसमें।
चलो मिटा के। हमेशा दिमाग का थोड़ा यूज़ कर लिया करो। ये बंदा मोहित कुमार यहाँ दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, मतलब दिमाग का, ताकि कोई मतलब बोझ ना पड़े कोई। जब आपने समझ लिया ना बेटा, उसको खुद कोशिश करो। समझ तो लिया ही कि इनिशियल मोमेंटम 0 फाइनल 0 करना है, खुद लिखो, तो यहीं पे प्रैक्टिस हो जाएगी। एक है भाई यहाँ से देख रहे हैं या नीचे दिख रहे हैं, पूरा चिपका दिया। जब समझ लिया एक चीज़ को तो उसको अपने आप करने की कोशिश करो। एक और क्वेश्चन बेटा। A bomb of mass m explode in 3 equal parts. 2 of them fly perpendicular to each other with speed v. Find speed of the third part. Find speed of the third part. ये एक्चुअली डायग्राम मैंने बनाए हुए हैं, तुम्हें बने बनाए नहीं मिलते, ये अपने आप बनाना पड़ता है डायग्राम। इनिशियल वेलोसिटी बॉम्ब की 0, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 0। तीन पार्ट हैं, दो पार्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर फ्लाई ऑफ करके, मतलब एम मास अगर है ना बेटा, तो m/3 m/3 m/3, तीन पार्ट इक्वल ही हुआ ना। दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v वेलोसिटी चले गए, तीसरा किधर को जाएगा, कितनी वेलोसिटी जाएगा, ऐसा पूछता है। किसी ने कर लिया हो तो बताओ। दो पार्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चले गए, m/3 मास v वेलोसिटी, तो mv/3 मोमेंटम हो गया, पहले का भी दूसरे का भी। और तीसरा कुछ ऐसी डायरेक्शन में जाएगा ताकि नेट मोमेंटम फिर 0 रहे। नहीं है कितना? दो पार्ट m/3 और m/3 90 डिग्री पे गए, तो m/3 भी इसका मोमेंटम हो गया, m/3 इसका मोमेंटम हो गया, दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया? √2 इंटू mv/3। यही आएगा ना बेटा? कैसे? mv/3 का होल स्क्वायर प्लस mv/3 का होल स्क्वायर इंटू 2ab cos 90, cos 90 तो 0 होता है, तो कितना आ जाएगा? √2 इंटू mv/3। यही आएगा ना बेटा? आ गया √2 इंटू mv/3। इन दोनों का रिजल्टेंट जो आ गया, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तीसरा जाएगा और उसका मोमेंटम इसके बराबर होगा, तब 0 होगा ना। तो आप क्या बोलोगे? आप यहां पर इतना बोलोगे क्या कि भाई शुरुआत में मोमेंटम कितना था? 0। बाद में मोमेंटम क्या आ गया? बाद में मोमेंटम आ गया √2 इंटू mv/3 प्लस इसका पास mv/3 m/3 इंटू v डैश, मान लो इसकी वेलोसिटी आई। एक लाइन की क्वेश्चन था बेटा, जिसमें तुम पता नहीं क्या कर रहे हो तब से। बिल्कुल वेक्टर लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि वेक्टर में माइनस साइन आ गया, तो v डैश आपके पास आ गया क्या? -√2v के बराबर। और माइनस का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, जिधर को ये जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ताकि नेट लीनियर मोमेंटम 0 हो जाए। ऐसे था कुछ दे क्वेश्चन है तो करा देता हूँ।
इक्वल वेलोसिटी से 2 पार्ट। वन 80 डिग्री। पहले रेस्ट में था ना बॉम्ब, एक्सप्लोड हो गया, फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल भी 0 होगा ना बेटा। अब फाइनल 0 होगा तो 180 होगा, एंगल 180 120 नहीं होता, कुछ और भी नहीं होता। सिंपल लॉजिक लेना। देख ये वाला क्वेश्चन किया ना तूने अभी, तो अगर एक बॉम्ब तेरे पास है और वो 2 इक्वल पार्ट में एक्सप्लोड करता है, तो अगर ये आगे जाएगा ना बेटा, इसको इधर जाना पड़ेगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो दूसरे को नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि कैंसिल तभी होंगे। 120 पे कैंसिलेशन तो हो ही नहीं सकती। 120 पे तो क्या आएगा, a² + b² + 2ab cos 120। समझ रहे ना बात को। तो ये इधर जाएगा तो इधर जाएगा, अगर ये इधर जाएगा तो ये वाला इधर जाएगा, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अब एंगल दोनों के बीच का 120 होगा। नहीं तूने इतने सिर्फ इतना बोलना था कि v' निकाल लिया ना जैसे से माइनस, तो माइनस का साइन है कि ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब दोनों के बीच का एंगल होगा 180 डिग्री, बस ये बोलना था। v' आ गया ना माइनस, तो माइनस साइन इंडिकेट दैट द दिस वेलोसिटी वेक्टर विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन दैट इज द फर्स्ट। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो एंगल कितना आ गया, 180, बस। हाँ बोल बेटा। हाँ हाँ ऐसे कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल वेक्टर फॉर्म में लिख सकता है। देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0, ठीक है, और फाइनली इसका क्या आ गया, इसका क्या आ गया, mv/3 i कैप। तो p1 आपके पास आ गया, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो mv/3 i कैप + 0 j कैप है ना बेटा। और p2 क्या आ गया, p2 आ गया 0 i कैप + mv/3 j कैप बेटा। अब क्या आना चाहिए, p1 + p2 + p3 क्या, 0। कहानी खत्म, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालो तभी सेम आंसर आएगा। तो आप वेक्टर फॉर्म में लिख लो, वेक्टर है। मतलब हर क्वेश्चन को करने के हमारे पास एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। अब तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें कौन सा तरीका बढ़िया लग रहा है और कौन सा तरीका तुम्हारा छोटा पड़ रहा है। समझ गए बेटा बात को, ये है ना बेटा। इन दोनों का क्या क्या, √2 × mv/3, ठीक है। तो थर्ड वाले को इसके जस्ट ऑपोजिट 180 पे जाना है, ताकि क्यों, इनिशियल मोमेंटम 0 था तभी फाइनल 0 होगा। तो थर्ड वाले का मास था m/3, वेलोसिटी v', तो m/3 × v' मस्ट बी इक्वल टू इसके बराबर होना चाहिए। काम खत्म। ऐसे करोगे तो ऐसे भी ठीक है, ऐसे क्या आ जाएगा, p3 इक्वल टू -p1 -p2 बेटा, है ना। तो क्या आ गया, -p1 कितना आ गया, -mv/3 i कैप -mv/3 j कैप बेटा, यही आ गया ना बेटा। और अगर आपके पास यही आ गया तो p3 को आप क्या बोल सकते हो, m/3 × v' बोल सकते हो, है ना बेटा। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो और इसके मैग्नीट्यूड से इक्वेट कर दो। इसका मैग्नीट्यूड बोल दोगे ना बेटा mv/3, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इक्वेट कर दो, आंसर v' का आ जाएगा। बात समझे, थोड़ा लंबा जा रहा है, यहाँ थोड़ा आसान पड़ रहा है, पर कर सकते हैं ऐसे भी। आया बच्चों। तो भाई बॉम्ब एक्सप्लोजन में बस दिमाग में ज़्यादा ज़्यादा बोझ नहीं डालना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है, बस याद रखिए, आपका आंसर निकल आएगा। एक क्वेश्चन ये भी करो बेटा। A bomb of mass 2m is projected with speed u, making angle theta with the horizontal. At the highest point of its trajectory, it explodes into 2 equal parts. One part drops down. Find the speed of the other part. Projectile. तो अब देने की रखी उन्होंने।
ये के चौहान इधर बोले पढ़ना रहने दो, मेरे को तो टॉयलेट में बिठा के रखो, वहाँ से एनर्जी मिलती है इसको। प्रोजेक्टाइल आपने फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे जब प्रोजेक्टाइल पहुंचा तो एक्सप्लोड कर गया दो पीसेस में, एक पीस ड्रॉप डाउन मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0, दूसरे पीस की आपको वेलोसिटी बतानी क्या होगी। क्या आप जानते हो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है? बस फिर तो आसान है। एक्सप्लोड करने से पहले मोमेंटम क्या हो गया? 2mu cos थीटा। एक्सप्लोड करने के बाद भी उतना ही होगा, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और कंजर्व करना है तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में कंजर्व करना होता है, ये याद रखें। पहले इनिशियल मोमेंटम 0 था, लेकिन अब इनिशियल मोमेंटम 0 नहीं है, वो 2mu cos थीटा के बराबर है। आया ओए, आया बेटा, वो कर क्या आना है, पेन पकड़े बैठी है। आया बेटा, आधी क्वेश्चन लिखे होने तूने, अभी तक शुरू भी नहीं किया हुआ, बोले पीछे बैठे हैं, इतना का तो फायदा उठाओ, तेरे जादू के ऐसे है, अभी तक शुरू नहीं किया अभी तक। पीछे बैठने का पूरा फायदा उठाओ, बोले ऐसे कैसे, है ना। इससे पहले दिखा कर भी रही है कुछ के नहीं, करना नहीं, कुछ नहीं करना। पीछे बैठने का फायदा है कि कुछ नहीं करना भाई, बहुत आसान है बेटा, पता नहीं तुम लोग क्यों, और है कितना है 2u cos थीटा, 2u cos थीटा। तो ये इतना करना था सिर्फ कि एक्सप्लोजन से पहले लीनियर मोमेंटम कितना आ गया, 2m इंटू यू cos थीटा, लीनियर मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन, लीनियर मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन, इसके वेलोसिटी 0, m इंटू 0। दूसरा इसी डायरेक्शन में आगे जाएगा v डैश वेलोसिटी से, इक्वल टू m इंटू v डैश, v डैश आ गया 2u cos थीटा के बराबर। 2 लाइनें का क्वेश्चन नहीं है, पता नहीं करते क्या रहते तुम लोग। तो बॉम्ब एक्सप्लोजन का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से मजे से उसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्शन भी कंजर्व रहेगी, क्योंकि इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा था ना, उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने का मतलब समझ लो, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन के साथ कंजर्व होता है, जो पहले डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन बाद में भी होगी। देखिए इस हाईएस्ट पॉइंट पे जब एक्सपोर्ट किया ना बेटा, तो ये वेलोसिटी होगी, जाएगा ऐसे ही, फिर ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे आगे जाके यहाँ गिरेगा, पाथ तो प्रोजेक्टाइल ही होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी पहले उस टाइम वेलोसिटी, बाद में जब बॉम्ब फटा तो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, जाएगा ऐसे ही प्रोजेक्टाइल पाथ में।
इतने सारे न्यूमेरिकल इतने आसान आसान किए, अभी तक भी तुम में से सॉल्व नहीं हो रहा है तुम लोगों में से। चलो आगे। बैलिस्टिक पेंडुलम, बैलिस्टिक पेंडुलम, बैलिस्टिक पेंडुलम तुम्हारी असाइनमेंट में क्वेश्चन होगा इसका। और इसमें आपसे क्या पूछा जाता है? बस ओए, चुप कर दे बिल्कुल। ये देखो क्या खुशहाल मेहता, ये तो खैर रोज ही खुश होता है। आज कुछ ज्यादा है मतलब। क्या बात हुई, भाई को रिजल्ट आया इसलिए भी? हाँ, खुश रहना चाहिए। सुनना बेटा, सुनना बच्चों, एक स्ट्रिंग के साथ एक वुडन प्लैंक, ये वुडन ब्लॉक है बेटा, क्या है? इसका मास कैपिटल एम है और ये वुडन ब्लॉक है। दिस इज वुडन ब्लॉक। ये वुडन ब्लॉक है जी। यहां बुलेट है बेटा एक, और बुलेट की वेलोसिटी u1 वुडन ब्लॉक रेस्ट में था। जब बुलेट इसमें जाएगी तो इसमें अंदर घुस जाएगी बेटा, वुड में बुलेट घुस सकती है जी। और जब घुस जाएगी तो दोनों इकट्ठा मूव करेंगे। अब मास हो गया m+m, इकट्ठा मूव करेंगे v वेलोसिटी से। कोलिजन हुआ है, और कोलिजन में आपस की फोर्स होती है, बाहर से किसी का लेना कोई लेना देना नहीं, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है। मजे से मोमेंटम कंजर्व करो। पहले मोमेंटम क्या है? m इंटू यू, इसका 0, m इंटू यू प्लस 0। बाद में मोमेंटम क्या है? m+m इंटू वी, m+m इंटू वी, वेलोसिटी निकल आई। कोलिजन हो, बॉम्ब एक्सप्लोजन हो, सबसे पहला काम करना है लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने का। ये लास्ट एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूँ, लेकिन लेक्चर ये बड़ा है, शाम को मैं अपलोड करूँगा। ड्रॉपर वाला है, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे एक्स्ट्रा करने में, वो ड्रॉपर वालों के साथ इसका रेस्ट ऑफ द पार्ट कर सकते हैं। कुछ और प्रॉब्लम है, बहुत शानदार प्रॉब्लम है, लेकिन शानदार हो तभी मज़ा आता है अगर आप लोगों को पता चलो, नहीं तो फिर खुश होते रहो। तो जो लोग एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं वो शाम को डाल दी जाएगा लेक्चर, ये भी डाल दी जाएगा और वो भी, ड्रॉपर वाला भी। और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के नाम से डाला जाएगा। ये तो वर्क पावर एनर्जी के नाम से आया ना बेटा, तीसरा चौथा पार्ट, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के नाम से। तो क्या आ गया? v आ गया। अब जब ये चला v वेलोसिटी से बेटा, तो यहां जाके रुक जाएगा। यही तो पूछ रहा है, बोले भाई हाइट बताओ जहां पे जाके रुकेगा। अब इस पार्ट में आपने अप्लाई कर दिया क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर हाइट बतानी है तो इससे बात नहीं बनेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगाना पड़ेगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या? यहां काइनेटिक एनर्जी है सिर्फ, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। हाफ m+m इंटू वी स्क्वायर, हाफ m+m इंटू वी स्क्वायर। और यहां पर क्या है? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक नहीं है। इक्वल टू m+m इंटू जी इंटू एच। m+m कैंसिल हो गया बेटा, h आ गया v²/2g। v वहां सब्स्टिट्यूट कर दो, h आ गया तुम्हारे पास। यहां दो लॉ लगाने पड़े, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यूजुअली आपकी प्रॉब्लम, जो ज़्यादातर प्रॉब्लम है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से निकल आएगी, कोलिजन की और बॉम्ब एक्सप्लोजन की। पर अगर नहीं निकल रही है तो एक लॉ और लगा दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पक्का निकलेगी 100%। बिल्कुल बिल्कुल, U इज इक्वल टू जी रूट, H इक्वल टू U²/2g। चलिए, इस लेक्चर का अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो, जैसे मैंने बोला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के नाम से लेक्चर आ जाएगा, उसमें आप एक्स्ट्रा प्रॉब्लम और देख सकते हो। और बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम है, बहुत शानदार प्रॉब्लम है। पर वही है कि तुम्हारा जितना दिमाग काम करे उतना लोड डालो उसके ऊपर। इसी तरीके से चलेंगे अब हम। तुम्हारे को लोड थोड़ा कम रखता हूँ, है ना। और बाकी क्योंकि ड्रॉपर वाले साथ में हो चुके हैं, बाकी जिसको इंटरेस्ट होगा वो एक्स्ट्रा लेक्चर उसमें से देख लिया करेगा, राइट। क्योंकि असाइनमेंट तुम नहीं कर रहे हो, और बाकी जो पिछला सुनता हूँ वो तुम नहीं करके आ रहे हो,
तो ज़्यादा करवाने का फिर मुझे कोई यूज़ अभी लग नहीं रहा है, पर करवाऊंगा ही, वो तो कंप्यूटर के जो करवा रहा हूँ वो तो करवाऊंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है जो लोग देखना चाहेंगे वो, क्योंकि साथ साथ 2 ग्रुप चल रहे हैं तो ड्रॉपर में हम कुछ भी वो सब कुछ ही करवाना पड़ता है, तो वहाँ जाके उन लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। ऑनलाइन में 12 थे, 9 ही रह गए, मैं 8 ही रह गया अब।